नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एकांकी लेखन के ऊपर। आज का ये लेक्चर यूजीसी नेट, ईएमआरएस और अन्य प्रवक्ता परीक्षाओं तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि हम नाटक विधा को तो गंभीरता से पढ़ते हैं, लेकिन अगर एकांकी को हम उपेक्षित रखें या फिर इग्नोर करके चलें तो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा। इसलिए कई बार आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में तो एकांकियों से भी कुछ न कुछ सवाल रहते हैं। तो इस लेक्चर के बहाने हम एकांकी पर एक तरीके से रिवीजन भी करेंगे और कुछ उन तथ्यों को देखेंगे जो कि हो सकता है आपके लिए नया हो। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाटक विधा के विकास क्रम को लगातार पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने भारतेंदु युग और प्रसाद युग पर चर्चा कर ली है। साथ में दोनों युगों के युगीन नाटककारों के बारे में भी विस्तार से बात की है। आज हम देखेंगे कि एकांकी लेखन का सही मायने में प्रारंभ कहाँ से होता है और हमें किन किन एकांकियों को परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं लेक्चर के ऊपर। हिंदी में एकांकी नाटकों का प्रचलन विशेष रूप से विवेच्य काल यानी प्रसाद युग से माना जा सकता है। अगर हम नाटक के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये प्रसाद युग है, लेकिन कविता के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसे हम छायावादी युग कह सकते हैं। तो एकांकी नाटकों का लेखन एक तरीके से हम प्रसाद युग से मान सकते हैं। इसके कुछ अंतिम वर्षों में ही इसका आरंभ हुआ। वैसे तो आरंभ से ही एकांकी लिखने के छिटपुट प्रयास होने लगे थे, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसकी शुरुआत प्रसाद युग से मानी जा सकती है। महेश चंद्र प्रसाद के भारतेश्वर का संदेश 1918 में शीर्षक पदबद्ध एकांकी के रूप में लिखा गया। देवी प्रसाद गुप्त के उपाधि और व्याधि 1921 में, रूप नारायण पांडे द्वारा अमूल्य चरण नाग के बंगला नाटक प्रायश्चित के आधार पर लिखित प्रायश्चित प्रहसन 1923 का उल्लेख किया जा सकता है। यानी हम देखें कि प्रसाद युग में एकांकी लेखन की शुरुआत हुई भी तो सबसे पहले उसमें महेश चंद्र प्रसाद, देवी प्रसाद गुप्त, रूप नारायण पांडे का नाम सबसे पहले लिया जा सकता है और उनकी कौन कौन सी एकांकियां हैं उनको भी आप देख रहे होंगे। एकांकी नाम से ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जिसमें केवल एक अंक हो। ठीक है, वैसे नाटकों की हम विशेषताओं को पढ़ते हैं तो कम से कम 5 अंक हो, इसका एक नायक हो, वीर रस या श्रृंगार रस की प्रधानता हो, ढेर सारे इसके लक्षण हैं। लेकिन एकांकी में हम देखते हैं कि एक अंक का ही एक रचना होती है और जिसमें जो लेखक है अपनी पूरी बात कहने का प्रयास करता है। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि बहुत फेमस नाम यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी आपको कहीं दिखाई पड़ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको कुछ ऐसे नाम दिखाई पड़ेंगे, लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। उसी क्रम में हम देखें तो बृजलाल शास्त्री द्वारा लिखा गया वीरांगना 1923 में, पद्मनी, तीन छत्राणियां, पन्ना, तारा, कमल, पद्मा, कोडम देवी, किरण देव आदि एकांकी संग्रहित है। यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रसाद युग की एक खास विशेषता थी कि नाटक ज्यादातर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखे गए थे, जिसमें कि हिंदू मिथक को आधार बनाया गया था, साथ में मुस्लिम मिथक को भी। कई जगहों पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के समन्वय की बात की गई थी। कुल मिलाकर पृष्ठभूमि जो थी वो ऐतिहासिक थी। वही प्रभाव आप देख रहे हैं कि एकांकियों में भी दिख रहा है, जिसमें कि तीन छत्राणियां, पन्ना, जो भी कुछ ऐतिहासिक नाम, वीरांगना, इस तरीके से। तो बृजलाल शास्त्री ने लिखने का प्रयास किया। आगे चलकर बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह लबड़ धोधो 1926 में मनोरंजक प्रहसन संकलित है। और ये जो यहाँ पर शीर्षक दिखाई दे रहा है लबड़ धोधो, जो कि चमत्कृत करने वाला एक तरीके से नाम है, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि ये किसकी एकांकी है, तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। लबड़ धोधो याद कीजिए कि बद्रीनाथ भट्ट का एकांकी संग्रह है। इनका उद्देश्य रहा है मनोरंजन के तौर पर इन्होंने इसको लिखा प्रहसन के रूप में। हनुमान शर्मा ने लिखा मान विजय 1926 में, बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र
कि एकांकी प्रश्नों का संग्रह चार बेचारे 1929 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने खुद एकांकी में लेखन करने का प्रयास किया, जिसमें कि रचना का नाम है एक घूंट 1930 ईस्वी। इस काल की उल्लेखनीय एकांकियां हैं। अगर पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करें तो इन्होंने समसामयिक परिस्थितियों का व्यंग्यपूर्ण शैली में निर्मम विश्लेषण प्रस्तुत किया। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि एकांकी रूप में नाटकों की रचना बहुत पहले होने लगी थी। सच पूछें तो यह विधा हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं थी, बल्कि उसका आगे चलकर प्रसाद युग में धीरे धीरे विकास हुआ। इसी को हम संस्कृत में अंक, व्यायाम, भाण, बीथी आदि एक अंक वाले नाटकों का प्रचलन था, किंतु इस विधा को विशेष महत्व पश्चिम में मिला। संस्कृत में इन भेदों को गौण माना गया और इनका विशेष साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन पश्चिम में संभवतः आधुनिक जीवन की व्यस्तता और संघर्षमयता के फलस्वरूप एकांकी नाटक का पुनर्जन्म सा हुआ है, ऐसा माना जाता है। अब जिस बिंदु पर हम बात करने जा रहे हैं वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकलन त्रय। आप अगर यूजीसी नेट के पेपर को देखेंगे या फिर किसी प्रवक्ता परीक्षा के पेपर को देखेंगे तो नाटक के संदर्भ में संकलन त्रय से खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में बहुत सारे तथ्य आपके क्लियर होंगे, लेकिन मेरा जोर है कि संकलन त्रय को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। जैसे आप सप्तकों के कवियों को ध्यान में रखते हैं, वैसे ही संकलन त्रय को भी ध्यान में रखिए कि आखिर यार क्या है ये। संकलन त्रय का मतलब है कि इसमें तीन चीजें शामिल हैं, काल, स्थान और कार्य। संकलन त्रय में ये है। कई बार क्रम भी दे दिया जाता है या फिर इन शब्दों को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो आप ध्यान में रखिए, काल हो गया, स्थान और कार्य, ये है संकलन त्रय। संकलन त्रय और संघर्ष में कार्य व्यापार के योग से एकांकी नाटक नए युग के रूपक के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुए। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन 1930 ईस्वी के बाद के दशक में हुआ। इस क्रम में राम कुमार वर्मा के बादल की मृत्यु 1930 शीर्षक एकांकी के बाद भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां 1935 नामक एकांकी संग्रह उल्लेखनीय है, जिसमें श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लॉटरी आदि एकांकी संग्रहित थे। तो ये जो पॉइंट है, राम कुमार वर्मा को हम ऐतिहासिक एकांकीकार के रूप में जानते हैं। राम कुमार वर्मा ने एक हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे चलकर इन्होंने एकांकी लेखन में अपना एक अलग व्यक्तित्व विकसित किया, निर्मित किया, जिसमें इनकी खास रचना का नाम है बादल की मृत्यु, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण नाम है वो है भुवनेश्वर प्रसाद। भुवनेश्वर प्रसाद को नाटक पढ़ते समय आप जानते हैं कि ये विसंगति प्रधान नाटक लिखने के लिए जाने जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एब्सर्ड नाटक, ठीक है, अंग्रेजी में एब्सर्ड नाटक इसको बोला जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद इसके प्रतिनिधि नाटककार के तौर पर है। एकांकी संग्रह की बात करें तो कारवां 1935 में इन्होंने लिखा, जिसमें कुछ एकांकी संग्रहित थे, श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लॉटरी। इन सभी नामों को ध्यान में रखिए कि भुवनेश्वर प्रसाद से है। इनमें भुवनेश्वर प्रसाद ने अपने आसपास की जिंदगी की अनेक परतों को उघाड़कर देखने का प्रयास किया। उनके नाटकों में भावुकता के दर्शन नहीं होते, वे निर्मम भाव से जीवन के प्रश्नों से जूझते हैं। तकनीकी दृष्टि से भी ये एकांकी पग पग पर ध्यान आकृष्ट करते हैं। इनकी भाषा गहरी व्यंजना तथा वक्रोक्ति से प्रभावित हैं, जो कभी कभी वर्णानुशाह के प्रभाव से आई जान पड़ती हैं या युक्त हैं। जैसा कि जब हम नाटक पर बात कर रहे थे तो दो का नाम बार बार आ रहा था, जिसमें वर्णानुशाह का नाम प्रमुखता से हम ले रहे थे। इसके पहले शेक्सपियर की चर्चा की जा रही थी, फिर वर्णानुशाह की। तो भुवनेश्वर प्रसाद, जिनको कि हम विसंगत नाटककार के रूप में जानते हैं, एब्सर्ड नाटककार के रूप में जानते हैं, इन्होंने एकांकी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भुवनेश्वर प्रसाद ही हिंदी के पहले महत्वपूर्ण आधुनिक एकांकीकार माने जा सकते हैं। यद्यपि तिथिक्रम के दृष्टिकोण से राम कुमार वर्मा का बादल की मृत्यु पहला एकांकी ठहरता है या फिर इसको माना जा सकता है। इसी युग में आगे चलकर अन्य एकांकीकारों में अगर देखा जाए तो गणेश प्रसाद द्विवेदी, जगदीश चंद्र माथुर, उदय शंकर भट्ट,
उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास आदि का नाम हम ले सकते हैं। तो ध्यान में रखिए कि ये सब एकांकीकार किस युग के, प्रसाद युग से जुड़े हुए हैं और नाटक भी इन्होंने लिखा, लेकिन एकांकी के इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसमें यहाँ पर द्विवेदी जी के एकांकी संग्रह यानी गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का जो एकांकी संग्रह है वो है सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद उदय शंकर भट्ट ने लिखा दुर्गा नाम से एकांकी 1934 में। एक ही कब्र में 1936 में इन्होंने एकांकी लिखा। सेठ गोविंद दास का एकांकी, इनकी जो एकांकी थी स्पर्धा, 1935 में लिखा। इसके बाद जो नाम आता है जगदीश चंद्र माथुर, मेरी बांसुरी 1936 में। भोर का तारा 1937 में। भोर का तारा पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे तो पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी 1936 में लिखा गया। ये सभी एकांकियां लोकप्रिय रही। 1938 में उदय शंकर भट्ट ने आधुनिक एकांकी नाटक शीर्षक से और उपेंद्र नाथ अश्क ने 6 एकांकी शीर्षक से 2 एकांकी संकलन प्रकाशित किए। तो बार बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उदय शंकर भट्ट और उपेंद्र नाथ अश्क नाम आ रहा है। दोनों के नामों को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों की जो एकांकियां हैं उनको भी आप अलग अलग अपने दिमाग के फोल्डर में नोट करके रखिए। आगे बात करते हैं कि आधुनिक एकांकी नाटक में राजपूत की हार नाम से सुदर्शन ने लिखा। सुदर्शन के लेखन शैली में आप देखेंगे कि इनका एक ट्रेंड रहा है। इसी तरीके से इनकी एक कहानी है हार की जीत, ठीक है। कहानी आपको याद आ गई होगी और संयोग से बीपीएससी के सिलेबस में इसको लगाया गया। अगर जो भी टीचर्स की वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे वहां पर ये कहानी है जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा कभी। राजपूत की हार सुदर्शन ने लिखा। 10 मिनट रामकुमार वर्मा। स्ट्राइक खूब परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है, भुवनेश्वर प्रसाद ने इसको लिखा। लक्ष्मी का स्वागत बहुत ही बेहतरीन एकांकी उपेंद्र नाथ अश्क की। सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा। दीबू धर्म प्रकाश आनंद। 10,000 उदय शंकर भट्ट। शीर्षक एकांकी संकलित हैं। अगर 6 एकांकी संकलन में देखें तो लक्ष्मी का स्वागत, जैसा कि मैंने बताया, उपेंद्र नाथ अश्क। उस पार कमल कांत वर्मा ने लिखा। स्ट्राइक का इसमें भी संकलन किया गया, भुवनेश्वर प्रसाद। टकराहट जैनेन्द्र कुमार, ये वही जैनेन्द्र कुमार हैं जिनको कि हम उपन्यासकार और कहानीकार के तौर पर जानते हैं। इन्होंने कुछ एकांकियां भी लिखने का प्रयास किया टकराहट नाम से। कामरेड गणेश प्रसाद द्विवेदी, ये सभी महत्वपूर्ण एकांकीकार रहे हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लाइन में लिखा हुआ है, आप चाहें तो एक तरफ एकांकी का नाम लिख लें और दूसरे तरफ उनके लेखक का भी नाम लिख सकते हैं, ताकि इस तरीके से सीरियल वाइज याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो इस युग में जो भी एकांकियाँ लिखी गई उनको हिंदी के प्रतिनिधि एकांकियों में रखा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी नाटकों में मध्यवर्गीय जीवन अपनी विशेष भंगिमा, समस्याओं और तल्खियों के साथ उभरा है। हास्य और व्यंग की छटा उनके एकांकियों में स्थान स्थान पर बिखरी दिखाई देती है। रंगमंच से घनिष्ठ परिचय होने के कारण उनके एकांकी अभिनय के दृष्टिकोण से बहुत सफल रहे। एक चीज आप देखेंगे कि प्रसाद युगीन जो भी नाटक रहे वो अभिनय के दृष्टिकोण से बहुत आसान नहीं रहे, सफल नहीं रहे, लेकिन विकल्प के तौर पर जब एकांकियां लिखी गई तो ज्यादा बेहतरीन साबित हुई अगर रंगमंच के दृष्टिकोण से देखें तो। उपेंद्र नाथ अश्क के बाद जो दूसरा नाम आता है वो है उदय शंकर भट्ट। इनकी एकांकियां भी सामाजिक जीवन की समस्याओं पर आधारित हैं। इसके बाद जगदीश चंद्र माथुर की रचनाओं में एकांकियों का कथन जो है उसमें बाकपन है, विशिष्ट मन स्थितियों की पकड़ और रंगमंचीय निष्ठा दिखाई पड़ती है। गणेश प्रसाद द्विवेदी के एकांकियों में स्त्री पुरुष के भावुकतापूर्ण आकर्षण और वैवाहिक वैषम्य का मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण हुआ है। पुरुष और नारी पात्रों के मनोविश्लेषण में उनकी रुचि विशेष रूप से दिख पड़ती है। सन 1930 से 1938 के गौड़ एकांकी नाटकों में राधा कृष्ण मिश्र का किरानी का स्वप्न 1931 में प्रकाशित हुआ। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का मिट्टी का शेर, केदारनाथ मिश्र इंदु का तरुण भारत 1934 में, कुंवर बहादुर का प्रजातंत्र की झलक
1935 में। महमूद अली कमलेश की एकांकी रही सूर्योदय सूर्योदय अर्थात अछूतोद्धार 1935 में। सत्येंद्र ने लिखा कुणाल 1937 में। व्यथित हृदय का पुण्य फल 1937 और प्राणदान 1938 में लिखा। इंद्र बसवाड़ा का बड़े मियाँ 1938 में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकांकियां जितनी लिखी गई उसमें से कुछ ही ऐसे नाम आपको हाईलाइटेड दिख पड़ रहे होंगे। और ऊपर आप जैसे राम कुमार वर्मा का देखें, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, इनकी एकांकियों को विशेष तौर पर ध्यान में रखें। बाकियों को एकांकी का इतिहास पढ़ते हुए एक नज़र तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो प्रसाद युग भी एकांकी के दृष्टिकोण से शुरुआती दौर का माना जा सकता है, जिसको शैशवकाल भी कह सकते हैं। लेकिन इसके बाद यही एकांकी का एक विकसित रूप और बेहतरीन तरीके के एकांकी लिखने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपको ध्यान में रखना है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, भुवनेश्वर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर आदि को विशेष तौर पर आप ध्यान में रखिए। तो हमने सोचा कि नाटकों पर चर्चा करते हुए एकांकियों पर अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो चर्चा अधूरी रह जाएगी। इसलिए एक तरफ से हम विधिवत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। और एकांकी लेखन की शुरुआत कब से हुई और कौन कौन से प्रमुख एकांकीकार हैं, उनकी विषय वस्तु क्या रही है, किन एकांकियों को हमें परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।